राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखा जाएगा तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। प्रारंभ एकेडमी के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। निबंध सीरीज के इस चौथे एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। शुरू से लेकर अभी तक हमने निबंध लेखन में भूमिका कैसे लिखें, मध्य भाग कैसे लिखें और संपूर्ण निबंध लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारे चीज़ों को हमने वीडियो 1, 2 और क्लास 3 सीरीज करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने इससे पहले ये तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को इसी चैनल पर अपलोड है, उसको देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इसी निबंध की सीरीज में बीपीएससी का सबसे पहले पीवाईक्यू देखेंगे कि बीपीएससी ने जो निबंध, हम लोग जानते हैं कि 68 बीपीएससी से बीपीएससी ने अपने सिलेबस और पैटर्न में परिवर्तन किया और यूपीएससी ने 2011 के बाद से, बेसिकली 2013 से यूपीएससी में निबंध लेखन में व्यापक परिवर्तन आए हैं। तो बीपीएससी में खास करके 68 बीपीएससी के बाद 68, 69 और 70 बीपीएससी जो हुआ, वहाँ से बीपीएससी में निबंध का शुरुआत हुआ। तो हम पिछले 3 साल जो अभी तक हुए हैं 68, 69 और 70, उसके 3 साल के पीवाईक्यू को देखेंगे। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक बनेंगे वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। इस पीवाईक्यू का ये जो पीडीएफ है, बीपीएससी ऐसे पीवाईक्यू का पीडीएफ सीरीज, ये आपको इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक में, टेलीग्राम चैनल होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है प्रारंभ एकेडमी, आपको मिल जाएगा। आप इस पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो आपको वीडियो के लिंक के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 के 68, 69, 70 बीपीएससी को देखते हैं, उसके आधार पर तैयार करते हैं। हम लोग जानते हैं बीपीएससी में जो 60 मतलब जो सेक्शन 1 होता है उसमें अमूर्त निबंध पूछे जाते हैं, लेकिन 3 साल हुआ है तो उसमें हम देखते हैं कि 1 साल 2 साल इसका सम्मिश्रण भी रहा है कि अमूर्त मूर्त का मिश्रण पूछा गया है। जैसे पहला है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों को जंगल में आकर बीज फेंकने को इंतजार नहीं करता है, ये वही कार्य है कि अपना कार्य स्वयं करें। तो ये अमूर्त निबंध है, उस तरह की है। इसके विभिन्न डायमेंशन में हम आयाम देख के निबंध लिख सकते हैं। दूसरा है साहित्य ज्ञान का केवल एक ऊर्जा स्रोत ही नहीं, साथ यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है। तो ये चैप्टर हम किससे देखते हैं कि ये चैप्टर है साहित्य से। साहित्य और किताबें, सबसे अच्छा दोस्त एक किताब हो सकता है। साहित्य ज्ञान का केवल स्रोत ही नहीं, साथ ही नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है। तो पहला टॉपिक हम देख लिए कि मूल टॉपिक में एक हमको साहित्य से संबंधित, जैसे साहित्य जीवन का ऊर्जा स्रोत है, मानव के जीवन में साहित्य का महत्व, इस टाइप का टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है अन्य में भी, तो इसके लिए तैयार रहिए। दूसरा होता है अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। ये वही बात कहता है कि कर्तव्य की महत्ता को प्रदान करता है। कहता है कि कर्म जो है निष्क्रियता से आवश्यक उत्तम है, मतलब अपना जो कर्तव्य है उसमें किसी भी तरह का जो कार्य आपको मिला है वो आप कार्य करते रहिए, क्योंकि आप निष्क्रिय है तो आपका महत्व कम है, निष्क्रिय से रहने में बेहतर कर्म करना है। तो ये निबंध का अमूर्त सेक्शन है, अमूर्त भाग है। उसके बाद उत्कृष्ट कला यानी जो आर्ट कहता है कि गुड आर्ट, मतलब आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करता है कि उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है और सत्य को उद्घाटित करती है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कला है, चाहे वो कला मतलब निबंध लेखन कला, आपके अंदर यदि साहित्य लिखने में विधा लिखने की कला है, यदि आपके अंदर चित्रकला है, यदि आपके अंदर खेल की कला है, योगा कला है, तो उसमें आपके अंदर कितना अनुभव है उसको कला प्रकाशित करती है। और साथ साथ या सत्य को, आपके अंदर उस कला के बारे में जानकारी, जैसे आपने कहीं पे गीत गाया, तो गीत गाया तो यदि आपने बेहतर गीत गा दिया है तो वो आपका अनुभव को दर्शाएगी कि आप उस गीत गाने में कितने समय से लगे हुए हैं, आपके पास गीत गाने कितना अनुभव है। ये आपके अनुभव को प्रकाशित करेगी या फिर सत्य को उद्घाटित करेगी कि आपको इस प्रक्रिया में
आप सही नहीं है, आपको और रिवाज करना चाहिए, आपको और मेहनत करना चाहिए, आप और कार्य करना चाहिए। तो ये हमारे अनुभवों को दर्शाती है। तो इस बात का वर्णन कला के रूप में किया गया है। अगला चैप्टर है हम लोग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रहस्यों को जानने में सहायक है कौन? तो ब्रह्मांड के जानने में करा है कि साइंस और टेक की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मांड को जान सकते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक हम देख सकते हैं मूर्त में क्या मिली? मूर्त में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड। अब अंतरिक्ष और ब्रह्मांड संबंधित बहुत सारे टॉपिक और शीर्षक आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये PYQ हुआ। तीसरा हुआ कृषि व्यवस्था में सुधार करके देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। तो ये 69 BPSC का प्रश्न है और इसमें 30 जो है चैप्टर का नाम है कृषि व्यवस्था। यानी आप भारत में कृषिगत व्यवस्था को बेहतर कर दीजिएगा तो भारत का ग्रामीण अर्थतंत्र भी मजबूत बन जाएगा। ये बातें इसमें निबंध में लिखनी थी आपको। अगला है काला धन और भ्रष्टाचार पे। काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। यदि आपने गलत तरीका से पैसा कमाया है तो वही गलत तरीका फिर अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, इसका प्रमुख कारण है, उस पर चर्चा आपको करना था। तो ये अगला चैप्टर हम लोग का कौन हो गया? काला धन और भ्रष्टाचार। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं आधुनिक संचार क्रांति ने मानव जीवन के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रयोगिता में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। यानी हमारे जीवन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के महत्व को ये टॉपिक दर्शाता है। तो अगला टॉपिक हम लोग का है कि ICT के बारे में दिखाना है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने मानव के संचार के साधनों और तकनीक के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि किया है कि मानव दूर बैठे किसी भी प्रकार की खबरों को घंटों में की जगह मिनटों में प्राप्त कर लेता है, सभी प्रकार की सूचनाओं से जागरूक हो जा रहा है। तो फिर आपको वृद्धि की है तो इसके सकारात्मक डायमेंशन को लिखना है, फिर नकारात्मक डायमेंशन को भी कुछ देना है कि ICT ने मानव जीवन में कुछ नकारात्मक चीज़ें भी लाई है। अगला है समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, यानी विश्व और भारत, इस टाइप के भी निबंध आपसे पूछा सकता है। तो ये विश्व में भारत की महत्ता क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इसकी जानकारी आपको देना था। तो इसमें बहुत लोगों ने इतिहास से लेकर वर्तमान उदाहरण का जिक्र बहुत लंबे पैराग्राफ में ऐतिहासिक चीज़ों को जिक्र कर दिया है, जबकि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता क्या है इसकी चर्चा इसमें करना था कि भारत के पास जनसंख्या, लाभांश है, श्रम बल है, भारत विश्व के खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता देशों में शीर्ष में है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में भारत किस लेवल का अभी वर्तमान में इसकी महत्ता क्या है, इस चीज़ की इस निबंध में डायमेंशन में आयाम आपको करना था। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही प्राचीन निबंध, इस निबंध में हमने बहुत सारे लोगों का कॉपी इवैल्यूएशन किया तो उसमें देखा कि इसमें समस्या यही है कि बहुत सारे लोगों ने भारत के प्राचीन इतिहास, प्राचीन गौरव का जिक्र कर दिया है। आपको एक पैराग्राफ में भारत के प्राचीन इतिहास का जिक्र करना था और भारत की वर्तमान महत्ता क्या है टॉपिक में हम क्या बोले थे निबंध लेखन में, आपको हमेशा समकालीन विश्व मतलब कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना है कि कंटेम्प्रेरी वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यानी वर्तमान विश्व में भारत की महत्ता की बात आपको करना था। देश के फिर वही बात देखिए, रिपीटेड टॉपिक है, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, वही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिपीटेड चैप्टर क्वेश्चन है। हम आपको कहते हैं यदि आप BPSC के PYQ को आप देख लीजिएगा तो फिर आपसे क्या होगा, मतलब निबंध है आपको पता चल जाएगा कि हमको किस किस टॉपिक की चर्चा करना है और कौन से निबंध आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला हम लोग का है पर्यावरण का असंतुलन सृष्टि का विनाशक, यानी है जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की बात करता है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक टॉपिक अलग से है, तो वो प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण असंतुलन की बात ये करता है। तो हमको ये जलवायु असंतुलन हुआ तो इस बात का ये टॉपिक है। अगला है हम लोग का भूमि संरक्षण और जैविक खेती। अब ये दोनों डायमेंशन था कि लोगों ने इस टॉपिक जब इवैल्यूएशन हमने किया तो लोगों ने भूमि संरक्षण पर अलग चर्चा कर दिया, जैविक खेती पर अलग चर्चा कर दिया, जबकि इसमें निबंध में ये लिखना था कि जैविक खेती का प्रयोग करके वर्तमान भारत की जो 30% भूमि मतलब उसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और भूमि मृदा का क्षरण हो रहा है, तो जैविक खेती कैसे मृदा संरक्षण में सहायक होगी, इस निबंध में इस चीज का जिक्र करना था। अगेन ये हम लोग का कृषि से रिलेटेड चैप्टर है तो हमको इसको कृषि पे डिपेंड करके लेके जाना था, तो इस आयाम में लिखना था। अगला है दूसरा भाग है हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं, यानी हम खुद इतिहास नहीं लिखते हैं बल्कि इतिहास में जो घटनाएं हुई है उसी से सीख लेके हम लोग अपने नई चीज़ों का निर्माण करते, इसलिए हम इतिहास द्वारा निर्मित किए गए, इस बात का है। अगला फिर देखिए इंटरनेट, देखिए
कितना इंटरनेट इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट का कितना महत्व है कि हम देख रहे हैं कि 3 साल के प्रश्न में 3 प्रश्न हमको आईसीटी से मिल गए हैं। अगला है विचार जीवन का आधार है, यानी थॉट्स इज द बेस ऑफ लाइफ, यानी आप अपने जीवन में सकारात्मक बातें सोचिएगा तो सकारात्मक आपका बातें जीवन में होगा, और नकारात्मक बातें लिखिएगा तो आप हो सकता है नकारात्मक बातें आपके जीवन में होगा। हम कल भी एक निबंध लिखे थे, बताए थे आपको कि आप अपने लक्ष्य जो है सूरज की रोशनी की तरफ देख रखिए, परछाइयाँ आपको नहीं दिखाई देगी। तो वो 6 टाइप की बात है कि यदि आपके जीवन में पॉजिटिव विचार रहेगा, सकारात्मक चीज़ों की तरफ आपका ध्यान रहेगा, तो फिर आपका नकारात्मक चीज़ों ध्यान नहीं देगा, तो आप जैसा सोचिएगा जीवन आपका वैसा बनेगा। ये निबंध उसमें है। कोविड बाद बदलाव मांगती भारत की शिक्षा व्यवस्था। तो ये कैसा हम लोग का अगला टॉपिक आ गया, शिक्षा। और अभी तक हम देख रहे हैं साहित्य पे, शिक्षा पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, जलवायु परिवर्तन पे, कृषि पे, ये सारे टॉपिक हम लोग को देखने मिल रहा है। अगला है महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। महत्वपूर्ण टॉपिक ये किसके लिए है, क्योंकि इस टॉपिक का संबंध है महिला सशक्तिकरण, नारी की वर्तमान स्थिति, वर्तमान वैश्विक युग में भारतीय नारी, या फिर नारी का विकसित भारत में योगदान। तो ये सारे टॉपिक है। इस सब टॉपिक से आपका क्या है कि नारी सशक्तिकरण संबंधित ये है। अगला है योग के महत्व की बात करता है, योग और यानी ये क्या है, आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व की चर्चा ये निबंध करता है। तो आपको योग रिलेटेड टॉपिक ये है, तो आपको योग पे चर्चा करना चाहिए। अगला फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगला टॉपिक हम लोग का है नई शिक्षा नीति 2023 के 2020, यहाँ पे सॉरी 2020 टाइपिंग मिस्टेक है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के फायदे और नुकसान। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये शिक्षा का टॉपिक है और ये 69 बीपीएससी का प्रश्न था, तो हम देख रहे हैं कि ये शिक्षा रिलेटेड टॉपिक है। फिर अगला 8वां को देखते हैं सेक्शन सेकंड का कि भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव का उपाय। फिर अगेन जलवायु परिवर्तन टॉपिक है और उसका इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सीधा सीधी उसका ये प्रभाव है। फिर हमारा अगला है राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, यानी ये बात कर रहा है इंटरनल सिक्योरिटी का। अब हम देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित बहुत सारे डायमेंशन या बहुत सारे निबंध जो वर्तमान में परिचर्चा में है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से कैसे देश की सुरक्षा मजबूत होती है, इस बात का इस निबंध में चर्चा करना था। फिर रिपीटेड टॉपिक है भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। हमने देखा 68 में भी पूछा था भ्रष्टाचार और कार्यधन की अर्थव्यवस्था। फिर यहाँ संबंधित बीपीएससी में भी रिपीट प्रश्न है कि भ्रष्टाचार का अंत करके देश का उत्थान किया जा सकता है, तो ये टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक हम लोग का शिथिल कानून और व्यवस्था, नारी सशक्तिकरण में बाधा। फिर अगेन टॉपिक महिला सशक्तिकरण, नारी विमर्श से संबंधित है। तो ये थीम हम लोग देख रहे हैं बार बार कि कुछ फिक्स थीम है उसका बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको देखेंगे कि आगे कैसे इसका चर्चा है। अगला है विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना संभव है। तो वही विचार चेतना या फिर योग इन सब के महत्व में तो ये अलग है कि आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना है तो विश्व का कल्याण संभव है, बिना आध्यात्मिक चेतना के बिना विश्व कल्याण संभव नहीं है। ये वही निबंध है जो हम बताए थे कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से परस्पर संबंध है। यदि आपके अंदर धर्म है और आपने अपने धर्म को बेहतर तरीके से माना तो विज्ञान का आप सदुपयोग कीजिएगा। ठीक उसी तरीके से अंदर यदि आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना है तो विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि भौतिक चेतना और वैज्ञानिक चेतना यदि आपके अंदर आ भी गई तो हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे चल जाइएगा। आप बम बना के हो सकता है कि आप उसका प्रयोग आतंकवादी घटनाओं के लिए कर सकते हैं। हो सकता है आपने नई तकनीक खोजी और सोशल मीडिया का प्रयोग आप जो है साइबर अपराध के खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए आपका आध्यात्मिक चेतना होना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना आध्यात्मिक चेतना का विश्व का कल्याण संभव नहीं है। तो ये 68 से 69 बीपीएससी का जो सेक्शन 1 और 2 संबंधित निबंध है उसका ये हम लोगों ने निबंध देखा। अब अगला हम लोग का है सेक्शन 3 का। तो इसका टॉपिक की चर्चा हम लोग सिर्फ शीर्षक के रूप में कर देते हैं। इसमें कहावत में अभी तक रिपीटेड नहीं होता है, लेकिन इसका भाव अर्थ डायमेंशन आप उसका एक निबंध का तैयार कर लिए तो उसका बहुत सारे निबंध में आप प्रयोग कर सकते हैं। निबंध का पहला 68 का था कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर है और विज्ञान के बिना धर्म आधार है।
अंधर छै। तो ये जो है आइंस्टीन का कथन है, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का, कि वही जो हम कल बताए थे कि धर्म और विज्ञान वही एक दूसरे को गति और मार्ग प्रदर्शित करता है। तो वही रिलेटेड ये निबंध है। तो पहले धर्म के बिना विज्ञान नांगर है और विज्ञान के बिना धर्म अंधर है। यानी विज्ञान जो है धर्म को सही रास्ता नहीं दिखाएगा, तो धर्म के अंदर अंधविश्वास आ जाएगा, धर्म के अंदर पाखंड आ जाएगा, धर्म जो है वो महिलाओं का विरोध करने लगेगा, सामाजिक परिवर्तन का में सही रूप से इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। वही धर्म के बिना विज्ञान नांगर है। मतलब कैसे धर्म, यदि व्यक्ति विकलांग हो गया एक पैर से तो व्यक्ति सही डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सभी हम बताएं कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर क्यों है। क्योंकि यदि विज्ञान ने नए नए आविष्कार और बेहतर आयाम खोज भी लिए, लेकिन उसके अंदर धार्मिक चेतना नहीं रही, तो उसका प्रयोग गलत दिशा में होगा। अगला है पानी में कुटरी मछली दोनों कुटिया बखड़ा। ये वही बात है, ये ना कहावत जो है हमारे अंदर संसाधनों के अनुचित वितरण की बात करता है, संसाधनों को लेके आपस में लड़ाई की बात करता है कि कैसे अभी संसाधन का खनन भी नहीं हुआ या कोई चीज़ें का खोज भी नहीं हुआ, और लोगों में उसके बंटवारों को लेके जो है वैश्विक लेवल पे या समाज में या स्थानीय लेवल पे उसके बीच में झगड़ा शुरू है। तो ये उसकी बात करता है। अगला है अगीला खेती आगे आगे पछीला खेती भागे भागे। ये मतलब बात भाग जागे, इसका मतलब है कि ये खेती कहता है कि जो व्यक्ति अपने काम में अपने कार्य में आगे रहता है उसको हमेशा आगे आगे सफलता मिलती है। आप मेहनत करने में आगे रहिएगा, आप किसी कार्य प्रणाली में आगे रहिएगा। इसे इसका समानार्थी मतलब अर्थ समझिए कि जो व्यक्ति या किसान यदि सही समय पर आगे अपना फसल का बो देता है, उसमें सही समय पर बीज देते हैं, सही समय पर खाद देते हैं, तो उसका खेती आगे आगे होता है, बेहतर उत्पादन देता है। वही यदि वो पीछे खेती करेंगे तो हो सकता है कि मौसम परिवर्तन हो, और उसका भाग के आधार पे होता है कि भाग यदि बेहतर हो तो उत्पादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यदि रबी फसल का मौसम है कि आप उसको अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर, मैक्सिमम दिसंबर तक में उसको बुआई कर दीजिए और मार्च अप्रैल के बीच में उसको आप कटाई कर लीजिए। लेकिन यदि आपने उसका बुआई नवंबर में की जगह, दिसंबर की जगह जनवरी में किया, तो उसका मौसम का मार पड़ेगा, आपका उत्पादन बेहतर नहीं हो पाएगा, फिर वो उसका उत्पादन आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। तो ये समय की महत्ता की बात करता है, वो इसका टॉपिक है। अगला है मूस मुटइये लोड़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। ये बात कहता है कि यदि कोई अक्षम व्यक्ति है, कोई कम ज्ञानी व्यक्ति है, उसको जैसे मूस जो है उसको खूब खिला पिला करेंगे तो बहुत होगा, तो वो लोढ़ा टाइप का, लोढ़ा मतलब देखते होंगे जो सिल्ला लोढ़ी होता है, उसमें जो लोढ़ा होता है बहुत ही मोटा होगा चूहा, तो उतना ही मोटा हो सकता है। ना लंबा होकर ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा। मतलब कोई संकीर्ण विचार वाला व्यक्ति है, कोई छोटा विचार वाला व्यक्ति है, उसको कितनों सामाजिक या किसी प्रकार का ज्ञान दे दे तो उसका ज्ञान अपर लेवल का नहीं हो सकता है। राजनीतिक पार्टी में कोई पार्टी छोटा मोटा पार्टी है, उसको कितनों बेहतर संसाधन भी मिल जाए या उसका आधार नहीं है तो उसको वोट बैंक तो वो होके सबसे बड़ी पार्टी या सत्ता नहीं प्राप्त कर सकती है। इस टाइप की बात करता है। अगला है बिन समाज के बोली हो सकेला का, या बिन बोली के समाज हो सकेला क्या। तो ये भाषा और समाज के बीच अनन्यसर संघर्ष की बात कर, संबंध की बात करता है कि भाषा होगा तो समाज होगा, समाज नहीं तो भाषा नहीं। यानी बात करता है कि भाषा का निर्माण समाज से होता है और समाज का निर्माण भाषा से होता है। इस दोनों की महत्ता की बात करता है। और हम लोग जानते हैं कि इसी आधार पे हमारे समाज में जहाँ समरसता भी आता है तो वहीं संघर्ष भी होता है। तो इसकी बातें आपको लिखना था इसमें। अगला है धोबियों कुकुर न घाड़ के न घाट के। हम लोग जानते हैं कि धोबी का जो कुकुर मतलब कुत्ता, हालांकि इसका अलग अर्थ होता था। कुकुर मतलब होता है एगो जो धोबी, आप लोग देखते होंगे धोबी घाट में जो धोबी जिस चीज़ से कपड़ा को पीटता है वो तख्ता का बना होता है, तो उसको धोबी ना घर ले जाता है ना घाट पे रखता है। घाट पे रखेगा तो उसको चोरी हो सकता है, और घर लेके जाएगा फिर उसको बार बार ढोक लेकर आने में आएगा। तो क्या करता है, उसको घर और घाट के बीच में कहीं बीच में उसको छुपा कर रख देता है। वो लकड़ी का होता है पीटने वाला। तो ही इस बात पे था, लेकिन बाद में ये लोकोक्ति जो है अपने अपभ्रंश रूप में आ गई और उसको उस सामान की जगह कुकुर का उपयोग होने लगा। कि धोबियों कुकुर ना घर के ना घाट के, मतलब यदि आप दो जगह के रहिएगा तो ना आप इधर करिएगा ना उधर की बात रहेगा। दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति है, दोहरी मानसिकता है, तो आप कहीं भी सफल हो नहीं पाइएगा। यदि एक साथ आप 2 से 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप जीवन में सफल कम होइएगा। अगला है आगे नाथ न पीछे पघा, बिने छान के कूदे गधा। जो गधा होता है यदि उसको न नाथ नाक में लगाए, नाथ आप लोग जानते होंगे जो गांव देहात में होंगे, जो गाय होता है, भैंस होता है, गधा हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब के नाथ में नाक में नाथ पहनाया जाता है ताकि ये काबू में रहे।
और फिर पैर में उसको पगहा से बंधा जाता है ताकि वो ज़्यादा उछल कूद ना करे। लेकिन वही यदि कोई गधा है, उसको न नाथ लगाया गया, न छान दिया गया, न पगहा पहनाया गया, तो वो जो है उछल कूद करते रहता है। नहीं, ये अनियंत्रित व्यक्ति की बात करता है, जिसको ना अपने मन के ऊपर नियंत्रण है, ना अपने क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण है, उस व्यक्ति के बारे में बात करता है। ना उसके ऊपर किसी प्रकार का सामाजिक बंधन है, ना सामाजिक दायित्व है। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने तमाम चीज़ों से मुक्त है, वैसे व्यक्ति की बात करता है। तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बात होगी। लिखने की प्रक्रिया के दौरान हम इसको देखेंगे। अनेर धुनेर के राम रखवार, यानी जो व्यक्ति जिसका कोई नहीं होता, उसके राम मतलब भगवान जी उसके होते हैं, इसकी बात की चर्चा करता है। बनले के साथी सब केहू और बिगाड़ले के केहू नहीं। ये इसका मतलब है कि जो व्यक्ति, यदि आपने सफल हो गए, आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो आपके साथ सब कोई साथ देने के लिए तैयार हैं। अरे मित्र, हम इसको, जैसे मान लीजिए आप समाज में नेता बन गए, मंत्री बन गए, आप कोई अफसर बन गए, कोई नौकरी ले लिए, तो आपके बारे में सब कहेगा, अरे वो मेरा भतीजा है, भाई है, दोस्त है, उसको हम बरसों से जान रहे हैं, उसके साथ हम सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन आपके साथ किसी प्रकार की समस्या है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास दुखी है, तो उसमें आपके साथ साथ देने के लिए बहुत कम ही लोग मिलते हैं। तो ये उस बात की चर्चा करता है कि बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के कहू नहीं। अब अगला है जियोते माछी नहीं घोटाई। ये अगला बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो जिंदा है तो उसको यदि माछी नहीं, मतलब जैसे शाकाहार से किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है और मांसाहार उसको पसंद नहीं है, उसको शाकाहार मांसाहार खिलाया जाए तो उसके साथ समस्या आएगी। और फिर जियोते मछली, मतलब कोई जिंदा मछली है, किसी में अभी भी जान है, प्राण है, उसको आदमी कहेगा खाने के लिए, तो वो नहीं कहेगा। ये सत्यता की बात करता है। कोई व्यक्ति के अंदर यदि सत्य जिंदा है और उसको आदमी कहेगा कि तुम असत्य बातों को स्वीकार कर लो, तो वो व्यक्ति असत्य बातें नहीं स्वीकार करेगा। तो वही ये बात कहता है कि जियते माछी नहीं घोटाई। अगला है बापक नाम साग पात, बेटा का नाम परोड़। तो वही इसका कहावत अनेक अर्थ हम देखते होंगे, जैसे बाप का नाम साग पात, बेटा का नाम परोड़ा। फिर वही बाप जिरलस अन्हरिया में, बेटा का नाम पावर हाउस। फिर माँ के बाप लिट्टी चिट्टी, अब बेटा का नाम दुर्गा दास। तो ये सब कभी कहावत जो है वो एक ही टाइप का है। यानी बात ये कहता है कि आपका पूर्वज, आपके माता पिता गरीबी में, कम संसाधन में जीवित जिए हैं, जो आपकी बेटा जो है वो दिखावा करता है। बेटा का नाम परोड़, साग पात जमीन पे फैलता रहता है, वो जमीनी हकीकत की बात करता है। और परोड़ जो होता है वो साग होता है, वो छप्पर के ऊपर लत्ती के रूप में फरता है, मतलब वो उसके ऊपर उसका अपना साग रहता है। तन एक जमीन से लेकर, रसातल से लेकर धरातल से ऊपर उठने की बात करता है। कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों बात होता है। सकारात्मक पक्ष में है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी जमीनी हकीकत नहीं भूलना चाहिए, जिससे वो बेहतर कार्य हमेशा कर पाएगा। यदि वही दूसरी सीख देता है कि यदि आपका जन्म गरीबी में बीता है, तो यदि आप साग पात के रूप में जन्म लिए हैं, तो आप विकास करके परोड़ा बनिए। यदि आप गरीब हैं तो अमीर बनिए, उसकी चर्चा की बात करता है। अगला है जैसन बोया वैसन काटब। ये वही बात है कि आप जैसा फल बोइएगा, वृक्ष वैसा, मतलब बीज बोइएगा, वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये करता है कि आपको कार्य के अनुसार फल मिलते हैं। तो ये भी चर्चा कि जैसन बोया वैसन काटब, ये भी सटीक, मतलब बेहतर लिखने वाला है कि इसमें बहुत सारे डायमेंशन में सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ में लिख सकते हैं। यदि आप नकारात्मक रूप में किसी के साथ जैसा कार्य कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, किसी को दुख दीजिएगा तो आपको भी दुख मिल सकता है। लेकिन वही बात, यदि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, अब संरचना में यदि बेहतर निवेश कीजिएगा तो आपको बेहतर मानव संसाधन के रूप में हमारा समाज मिलेगा। तो ये हमने देखा कि बीपीएससी के PYQ में बहुत सारे निबंध जो हैं उस टॉपिक के आधार पर पूछे गए। अब इस टॉपिक के आधार पे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के हम लोग को कौन कौन से अमूर्त निबंध के, मूर्त निबंध के टॉपिक मिलेंगे, या कौन कौन से थीम मिल सकते हैं, जिस थीम को आप तैयार करके, होता है ना कि हम लोग एक मसाला बहुत अच्छा सा तैयार कर लिए, जैसे रेस्टोरेंट में खाना हम लोग खाने गए तो एक मसाला तैयार कर लिए, फिर उस रिलेटेड हमको किसी भी प्रकार का खाना खाना रहे तो उसमें मसाला मिला दिया जाएगा, तो रेसिपी जो है वो तुरंत तैयार हो जाता है। तो ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं, थीम बता रहे हैं, जो विषय बता रहे हैं, इस पे आपको ढेर सारा कंटेंट आपको तैयार कर लेना है। फिर साहित्य रिलेटेड या जो टॉपिक उसके रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका निबंध आएगा तो आप उस निबंध को लिख सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक हम लोग का है साहित्य। अब साहित्य जैसे हम बताए थे, बीपीएससी ने अपने PYQ में पूछा भी है कि साहित्य जीवन का ऊर्जा स्रोत है, साहित्य जो है मार्गदर्शक प्रदान करता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का आईना होता है। तो ये सेम निबंध है। आप इसमें विभिन्न क्षेत्रों में समाज, आर्थिक, राजनीतिक, महिला सशक्तिकरण में साहित्य की भूमिका और बहुत सारे साहित्यकारों का कुछ योगदान, उसका कुछ
कविता, उसकी कुछ कहानी, यदि आप शीर्षक तैयार करके इसके रिलेटेड कंटेंट तैयार कर लेते हैं तो साहित्य रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक से निबंध आएगा, उसका शीर्षक कुछ भी रहेगा, कंटेंट आपके पास तैयार रहेगा, तो सिर्फ आप भाषा शैली, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाषागत बदलाव, तब भाषागत बदलाव करके उस पे आप निबंध लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। अगला हम लोग का निबंध है अंतरिक्ष और ब्रह्मांड। निबंध में था कि साइंस एंड टेक जो है वो ब्रह्मांड के जानने के रहस्यों में सहायक सिद्ध होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान भारत में, इसके रिलेटेड आप लोग इसरो की भूमिका, अंतरिक्ष के रहस्य, तो ये वर्तमान में निजी क्षेत्र की आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती भूमिका, तो इस टाइप का जो है कोई भी टॉपिक आपसे शीर्षक में पूछेगा तो आप अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में एक कंटेंट अच्छा सा तैयार कर लीजिएगा तो वो आपको आएगा। अगला है भ्रष्टाचार और काला धन। फिक्स है इस टाइप पे टॉपिक, आपको वही बात रहेगा कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है, इसका बहुआयामी कारण क्या है, उसका हमारे प्रभाव समाज पे, व्यक्ति पे, अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है, फिर उसका समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और अंत में फिर सुझाव। तो सेम टॉपिक रहेगा, इससे रिलेटेड 2 बार बीपीएससी प्रश्न पूछा है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ज्वलंत टॉपिक है। बस इसको करंट के कुछ उदाहरण और कुछ जो नए डेटा और फैक्ट आएंगे, कुछ रिपोर्ट और सूचकांक आएंगे, उसके साथ आपको जोड़ देना। जैसे अभी 2025 का आर्थिक असमानता रिपोर्ट आया है ऑक्सफैम का, तो आप उस रिपोर्ट में बता सकते हैं भ्रष्टाचार कालाधन ने कैसे बताया कि भारत के कुल संपत्ति का 40% मात्र 1% व्यक्ति के पास जमा है। तो ये भ्रष्टाचार और कालाधन का ही प्रभाव है, तो आप इस चीज़ों का इसमें लिख सकते हैं। अगला हम लोग का है फिर वही ICT, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, फिर सोशल मीडिया और इंटरनेट। अब इसमें बहुत सारे आयाम आपसे पूछा सकता है कि सोशल मीडिया का ने जहां एक तरफ कई सारे अवसर दिया है तो वही कई सारी चुनौतियों को जन्म दिया है। तो यह जैसे फिर निबंध था कि महिलाओं के लिए सोशल मीडिया अवसर और चुनौती, हमारे समाज के लिए सोशल मीडिया के अवसर और चुनौती, फिर संचार ICT, संचार प्रौद्योगिकी ने विश्व को एक गांव में बदल दिया है, इंटरनेट ने व्यक्ति के जीवन को जहां सरल बनाया है तो कई समस्याओं को उत्पन्न दिया है। फिर आएगा संचार प्रौद्योगिकी अभिशाप या वरदान। फिर अगला इंटरनेट है, डिजिटल भारत कैसे इंटरनेट या डिजिटल अभियान भारत को कैसे बेहतर भविष्य बना रहा है। तो इस टाइप का टॉपिक आपको कोई भी रहेगा, लेकिन आपका मतलब शीर्षक, लेकिन ये थीम उसका ही रहेगा ICT, सोशल मीडिया और इंटरनेट। तो इस पर आपको एक कंटेंट बना लेना है। अगला है विकसित भारत। विकसित भारत मतलब हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि @2247 2047 तक हमारे मोदी जी हमेशा अपने विजन में लक्ष्य में रखे हैं। नीति आयोग का भी ये लक्ष्य है कि भारत को 2047 तक जब हमारे आज़ादी का 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, हम आज़ादी का शताब्दी समारोह मना रहेंगे, तो हमारा देश विकसित भारत की श्रेणी में आना चाहिए। तो ये विकसित भारत क्या है, ये कैसे लक्ष्य प्राप्त करेंगे, इसके सामने क्या अवसर है, क्या चुनौतियाँ हैं, उसके बाद भारत की महत्ता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या है, ये सारी निबंध आपको पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। अगला है पर्यावरण और संतुलन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। अब स्पेसिफाइड टॉपिक से भी आपको पूछा सकता है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पे प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, या जलवायु परिवर्तन का कारण और प्रभाव। फिर पूछा था कि पर्यावरण और संतुलन जो है सामाजिक मतलब सृष्टि के लिए विनाशक है। तो ये आपको अलग अलग टाइप में प्रदूषण वाला, जैसे अभी दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ही प्रॉपर मतलब व्यापक समस्या बना हुआ था, आपसे वायु प्रदूषण से स्पेशली जोड़ के वायु प्रदूषण मानव समाज के लिए हानिकारक है या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपसे जोड़ के पूछा सकता है। तो आप इसके लिए भी कंटेंट तैयार करिए। और चूंकि ये सारे स्टैटिक टॉपिक है तो इससे संबंधित आपको कंटेंट किसी भी आप जो GS की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये किस चैप्टर से संबंधित टॉपिक है। जैसे कोई इतिहास का, कोई यदि पॉलिटी का है, कोई साइंस टेक का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, तो उसके बुक में आपको इसका बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको गूगल सहायता करेगा, AI सहायता करेगा, और हम इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको इस रिलेटेड बहुत सारे साइनॉप्सिस कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये टॉपिक यदि आपके तैयार हो गए तो आपको आगे जो अमूर्त निबंध भी लिखिएगा, कहावत वाले निबंध में भी इसका तैयार आप कर सकते हैं। अगला है महत्वपूर्ण टॉपिक, हर साल एक पूछा जा रहा है, कृषि। अब इसके प्रकार क्या है कि जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, आपसे अलग देख रहे हैं पिछले निबंध में 7th BPSC में जैविक कृषि के बारे में अलग से पूछा है, प्राकृतिक कृषि के बारे में आपसे पूछ सकता है, मिश्रित कृषि हो गया। फिर इसी में कृषि संबंध जो हमारा अलग डिपार्टमेंट है पशुपालन और डेयरी, तो आपसे अलग से टॉपिक में पशुपालन और डेयरी के बारे में पूछा सकता है।
कृषि में समस्या क्या है, समाधान क्या है, हरित क्रांति, कृषि में नवाचार, ये सारे नए टॉपिक है उसका भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में। और एक टॉपिक जो अभी बिहार का कृषि रोड मैप आया है, तो हो सकता है क्योंकि इसका 4 कृषि रोड मैप हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है बिहार का स्पेशल कृषि रोड मैप पे। हालांकि ये उम्मीद है कि इस बार बीपीएससी जो है इसको करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में पूछे, लेकिन बिहार रिलेटेड बातें हैं तो हो सकता है कि बिहार इसको एक स्पेशली टॉपिक के रूप में निबंध में आपसे बिहार का कृषि रोड मैप के रूप में पूछ सकता है। तो इस पे 1, 2, 3 से लेकर अभी तक में बेहतर तरीके से आप जो है इसका शीर्षक तैयार कर लीजिए। अगला है शिक्षा व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन का आयाम है। शिक्षा व्यवस्था मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण सहायक है। विकसित भारत में शिक्षा व्यवस्था क्या योगदान दे सकता है, तो ये सारे टॉपिक लेके उसकी वर्तमान अवस्थिति, क्या आवश्यक बदलाव होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या बातें कही गई है, तो ये सारे टॉपिक आसपास में होना चाहिए। फिर शिक्षा व्यवस्था में जैसे मांग सकता है कि बदलाव मांगते हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक से लेकर आपको निबंध पूछा सकता है। तो आप जो है इस थीम को तैयार कर लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे तो आप उसको लिख सकते हैं। अगला है महिला सशक्तिकरण यानी स्त्री विमर्श। उसकी महिला सशक्तिकरण क्या है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, भारत के विकसित भारत में महिलाओं का योगदान, खेल में महिलाओं का योगदान, अलग अलग रूप से आपसे पूछा सकता है। राजनीतिक स्थिति क्या है, महिलाओं के हिंसा, घरेलू हिंसा स्पेशली आपसे पूछा सकता है। जैसे पूछा था शिथिल कानून व्यवस्था के कारण राजनीतिक या महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। शीर्षक आपसे बना के पूछा था कि शिथिल कानून व्यवस्था की वजह से महिला सशक्तिकरण में अवरोधक पैदा हो रहे हैं। तो आपसे इसी टाइप का भी पूछ सकता है कि विभिन्न प्रकार के अधिनियम होने के बावजूद जो है महिलाओं को वास्तविक हक नहीं मिल पा रहा है। तो आपसे टॉपिक रहेगा यही, आपसे शीर्षक बदल बदल के यही निबंध आपको रहेगा, थीम ही रहेगा। अगला हम लोग का है योग और खेल। योग रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो अभी पूछा भी था। योग आध्यात्मिक चेतना जगाने में सहायक है। योग जो है भारत के स्वास्थ्य, जो वर्तमान भारत में बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे परिवर्तनकारी होगा योग, इसका भी निबंध आ सकता है, या स्पेशली लिख देगा योग। उसके बाद अगला निबंध आपको खेल, भारत की वर्तमान खेल अवसंरचना, भारत की वर्तमान खेल अर्थव्यवस्था, मानव सामाजिक जीवन के परिवर्तन के आयाम के रूप में खेल, इस टाइप के आपसे पूछ सकता है। वर्तमान भारत में खेल की स्थिति और उसके लिए सुधार, तो आपसे अलग अलग डायमेंशन में टॉपिक पूछ के आपसे पूछा सकता है। तो आप इसको पे एक थीम तैयार कर लेना है। फिर अगला हम लोग का है स्वास्थ्य। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि स्वास्थ्य अवसंरचना बेहतर की विकसित भारत के लिए स्वास्थ्य मानव जनसंख्या आवश्यक है, ये टॉपिक आपको दे देगा। तो उसमें स्वास्थ्य की महत्ता, स्वास्थ्य की चुनौती, स्वास्थ्य का समस्या, फिर बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना द्वारा ही ग्रामीण और सामाजिक परिवेश में समतामूलक समाज स्थापित किया जा सकता है। इस टाइप के टॉपिक, कुछ शीर्षक कुछ भी रहे, मतलब उसका थीम यही रहेगा। जैसे स्वास्थ्य रहा तो स्वास्थ्य रिलेटेड अभी 4-5 चीज़ें कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए किए भारत सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं, क्या क्या भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में अब संरचनात्मक चुनौती है, वर्तमान में स्थिति क्या है और समाधान के लिए क्या करना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें अपने डायमेंशन के लिए तैयार कर लीजिए। और इस प्रकार के निबंध जब भी आवे तो इसमें आपको डेटा और फैक्ट की आवश्यकता पड़ेगी कि भारत का कितना मातृत्व मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर कितना है, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना कितना स्थिति है, वर्तमान में कितना लाख कितना नर्स चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए और कितने हैं, WHO का मानक क्या है। तो ये सारा डेटा आपके पास जमा रहना चाहिए। फिर भारत सरकार, बिहार सरकार और विश्व के स्तर पे स्वास्थ्य क्षेत्र में कितनी प्रकार की योजनाएं लाई जा रही है, कौन कौन सा योजना लाया गया है, वो आपके पास तैयार होना चाहिए। फिर सुझाव के रूप में आप WHO, नीति आयोग या स्वास्थ्य मिनिस्ट्री का कोई सुझाव आया है उसको आप तैयार करके लिख के रखिए। अगला है भारत की आंतरिक सुरक्षा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपसे किसी भी प्रकार से पूछा सकता है। जैसे भाषाई विविधता के रूप में आपसे इसका लाभ भी पूछा सकता है और चुनौती भी भारत के लिए किस प्रकार से समस्या पैदा कर रहा है। फिर अपराध मतलब भारत में जो संगठित अपराध हो रहा है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करती है। कोई हिंसा, कोई दंगा, जातीय हिंसा, जातीय दंगा के बारे में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद नक्सलवाद, अभी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत का लक्ष्य जो है 31 मार्च 2026 तक, गृह मंत्री हमारे मोटा भाई ने घोषणा किया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर देंगे। हालांकि इसके लिए जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कई सारे अभियान चलाए भी जा रहे हैं और भारत सरकार ने इसको लक्ष्य रखा है। आधुनिक भारत में जातिवाद,
जाति है कि जाति नहीं, उसी टाइप का टॉपिक है कि आधुनिक भारत में जातिवाद नए स्वरूप में आ रहा है, इसकी वर्तमान समस्या क्या है, इसका क्या प्रारूप हो रहा है, जातीय हिंसा, अलग अलग टॉपिक से आपको जोड़ के इससे पूछा सकता है। तो आप इस थीम पे भी एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार कर लीजिए। जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में ये अंबेडकर, पेरियार, फूले, इन सबों का क्या विचारधारा है, क्या सोच है, इस या उनके बारे में क्या स्टेटमेंट है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। अभी चूंकि भारत सरकार और बिहार सरकार ने, कल भारत सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपया 11,000 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए रिलीज कर दिया है। इसको 2 फेज में कराए जाएंगे। तो आपको जातिगत जनगणना पे हो सकता है अलग से एक टॉपिक पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है जातिगत जनगणना लाभ और चुनौतियां, कि जातिगत जनगणना भारत में नए प्रकार के जातीय वैमनस्य को बढ़ावा दे सकता है, इस टाइप का टॉपिक आपसे पूछे। उसके बाद अगला है लोकतंत्र, राजनीतिक अवसंरचना में पूछ देगा। लोकतंत्र जैसा कोई स्वरूप है नहीं, ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर भारत में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसी रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। चुनाव सुधार, राजनीतिक अपराधीकरण, उसके लिए क्या क्या सुधार करना चाहिए, मतलब चुनाव रिलेटेड आपको एक टॉपिक पूछ सकता है। या भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, उससे रिलेटेड एक टॉपिक पूछ सकता है। तो आप इसको एक तैयार रखिए। अगला है सतत विकास, समावेशी विकास क्या है, इस पर भी एक टॉपिक आपसे पूछ सकता है। विकास और वृद्धि, ये विकास और वृद्धि, तो आपसे अलग टॉपिक पूछ सकता है विकास और वृद्धि पे। एक अलग टाइप का आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत सतत और समावेशी विकास को बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक असमानता की खाड़ी चौड़ी होती जा रही है। तो इस टाइप से में भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसको तैयार रखना है। चूँकि सतत विकास समावेशी विकास का संबंध नवीकरणीय ऊर्जा, संधारणीय ऊर्जा से, इसलिए इससे भी आप पूछ सकता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वैश्वीकरण और उसका प्रभाव, यानी भारत का पे ऊपर वैश्वीकरण का पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा, निगेटिव प्रभाव क्या पड़ा, भारत को करना क्या चाहिए समाधान और सुझाव में, इसका जिक्र आपको इस निबंध में करना है। अगला है बहुत सारी सामाजिक समस्या पे आप निबंध पूछ सकता है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, बाल विवाह है, प्रवासन है। तो ये सारी टॉपिक ऐसा है जो हमारे समाज में समस्या के रूप में उत्पन्न हो रहा है। जैसे बिहार में प्रवासन, और जैसे बिहार जो इस साल चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा 2025, उसमें प्रवासन सबसे बड़ी समस्या था। सभी लोगों ने, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी थी, वो चाहे वो प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज हो, आरजेडी हो, सभी ने प्रवासन को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था। और बहुत सारे प्रवासियों ने इस परिप्रेक्ष्य में कि प्रवासन कम किया जा सके बिहार में, तो उसके लिए आके वोट भी किया था। लेकिन उल्टा हुआ, बिहार की महिलाओं ने, कहा जाता है कि वो 10,000 रुपया जो आया महिला रोजगार योजना के था, तो उसने सारी राजनीतिक को बदल दिया। फिर हमारे बिहार के भाई लोग, चलो रे, गुजरात फैक्ट्री वाला जो लोहा फैक्ट्री वाला आयाम था वो फिर से शुरू हो गया। तो बिहार में प्रवासन जो है सबसे बड़ी समस्या है। तो उससे आपको एक निबंध पूछे जा सकते हैं, हो सकता है ये आपसे इकोनॉमिक्स में पूछे, लेकिन ये निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह, पहले बाल विवाह जो है समाज में आर्थिक समस्या थी, गरीबी की वजह से लोग करते थे, और शिक्षा था, लोगों को जानकारी कम था, उस वजह से बाल विवाह होते थे। आजकल बाल विवाह के नए नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। आप लोग देखते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियो वायरल होता है, कोई 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे एक दूसरे से मिलने जाते हैं, गांव समाज के लोग उसको पकड़ के विवाह कर दे रहे हैं। तो ये बाल विवाह का नया स्वरूप हमारे समाज में प्रचलित हो रहा है, और इसकी जानकारी बिहार सरकार ने इसमें संज्ञान लिया है। और हो सकता है कि बिहार सरकार इसके लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th-12th में, इसकी उम्र में बहुत मैक्सिमम 15 से 16 साल होगा, लेकिन ये समाज में बाल विवाह का नया प्रचलित स्वरूप हो रहा है, और इससे हमारे समाज में बहुत प्रकार की समस्या और विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। ये समस्या और जटिल बनते जा रहा है। और भारत सरकार के जो गृह महिला और मंत्रालय है, उसका जो रिपोर्ट आया है, उसमें बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद बाल विवाह से पीड़ित सबसे बड़ा दूसरा राज्य है। यानी सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। उसके बाद दूसरा नंबर में बिहार है, तीसरा नंबर में त्रिपुरा है, चौथा नंबर में झारखंड है। यानी टॉप 5 राज्य में बिहार आता है बाल विवाह के मामले में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बेरोजगारी। वर्तमान में भारत में युवाओं के समक्ष बिहार में भी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो उसका कारण और समाधान। फिर गरीबी, तो इस टाइप की समस्या पे आप निबंध पूछ सकता है, आप इस सबको ध्यान रखिएगा। अब अगला है हम लोग का है जो अभी करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चर्चा में है, समान नागरिक संहिता यूसीसी गुजरात उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। गुजरात सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए रंजना देसाई समिति गठन किया है, और भारत सरकार भी इस पर विचार कर रही है यूसीसी लागू करने पर। तो ये उम्मीद है कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपसे मेंस में
जीएस में पूछे या एसए में पूछा सकता है। फिर एक देश एक चुनाव, बीपीएससी ने अपने मेंस के पॉलिटी वाले सेक्शन और करंट अफेयर्स में अभी तक इसको 2 बार पूछा है। हो सकता है आपके निबंध में इससे व्यापक परिचर्चा पूछ दे। गिग इकोनॉमी, वर्तमान स्वरूप में भारत सरकार ने जो भारत का जो नए 3 श्रम नए कानून आए हैं, तो 3 नए श्रम कानून में गिग अर्थव्यवस्था को शामिल किया है। ये अर्थव्यवस्था के लिए कैसे अवसर है, कैसे चुनौती है, ये आपसे पूछा सकता है। अगला हम लोग का कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मल्टी डायमेंशनल निबंध आ सकता है। इसका निबंध आ सकता है आपका कि इसका सेवा क्षेत्र पे प्रभाव, लाभ और चुनौती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, युवाओं के लिए अवसर और चुनौती, इस टाइप से आप निबंध पूछ सकता है। विकसित भारत में योगदान, अगला युग AI का युग है, आप सहमत हैं? इस सब से आपसे पूछ सकता है। अगला है क्रिप्टो करेंसी, इसके फायदे और नुकसान, इस सब के निबंध आपसे पूछ सकता है। और सबसे आखिरी टॉपिक है साइबर अपराध, ये भी AI मतलब साइंस एंड टेक का ही पार्ट है। तो इतने थीम यदि आपने तैयार कर, लगभग ये 20 से 22 थीम हैं, और ये 20 से 22 थीम आपने तैयार कर लिए, तो आगे आप किसी भी निबंध का, किसी भी एग्जाम का, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, यूपीआरओ, बिहार पीसीएस, किसी का भी आप निबंध लेखन में भी योगदान देना चाहते हैं, तो आपका इसमें इसी 20 थीम रिलेटेड टॉपिक आपको आएंगे। और इस 20 पे आपने कंटेंट तैयार करना है। कंटेंट तैयार करने का मतलब है कि आपको उसके पीछे का कारण खोजना है, उसका इतिहास खोजना है, कारण, उसका प्रभाव, उसका समाधान आपको सर्च करना है कि उसके लिए क्या क्या सरकार कर रही है, उसके लिए आप बेहतर मतलब सुझाव, और फिर इसके लिए आपको कुछ कुछ डेटा और फैक्ट शीट जो होना चाहिए, वो भारत सरकार, बिहार सरकार की योजना, विश्व की योजनाएं, और सबसे अंतिम में इस सब के लिए आपको 4-5 जो है बढ़िया अच्छा शायरी, कविता, श्लोक, स्टेटमेंट, जिसको हम लोग उद्धरण कहते हैं, ये सारा तैयार होना चाहिए। मतलब शायरी कविता ऐसा होना चाहिए जो आपके निबंध के शीर्षक के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि दिल फेंक आशिक वाला कि आप कहीं पे गए कोई शायरी फेंक दिए। वो निबंध लेखन में हम देखते हैं जब कॉपी वैल्यूशन में कि ऊपर शीर्षक कुछ और दिया गया है और नीचे छात्र किसी भी टॉपिक पे उससे जिससे संबंध नहीं है वो एक शायरी लिख दे रहे हैं। लग रहा है कि उनका शायरी मतलब सुनने और लिखने के कला का प्रदर्शन हो रहा है, जबकि वास्तव में आपका शायरी, उदाहरण, स्टेटमेंट, कथन जो है वो निबंध के शीर्षक के अनुसार होना चाहिए, ना कि लैला मजनू बांधे कहानी में शायरी सुनाने वाला। तो ये हम लोग का टॉपिक था जिसको हम लोगों ने देखा। इसी रिलेटेड बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी में भी कुछ हम पीआईक्यू देखते हैं जो आप लोग को निबंध ने पूछा। जैसे 2019 में यूपीएससी ने पूछा कि पक्षपात पूर्ण मीडिया, एक टॉपिक छूट गया जो आप लोग यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, वो है सोशल मीडिया। हमने लिखा था ऊपर में, आप लिख सकते हैं मीडिया। ये अलग से टॉपिक है। वर्तमान में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में उतना मीडिया गिर गया है भारतीय बाजार में। तो इस टाइप की कहावतें आ रही है। तो मीडिया का पॉजिटिव रूप, निगेटिव रूप, मीडिया कैसे भारत राजनीति को प्रभावित कर रहा है, मीडिया कैसे भारत के सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है, तो आपको ये टॉपिक आपको ऐड कर लेना है। तो पहला निबंध हम लोग देखते हैं 2022 में पूछा था, आर्थिक समृद्धि हासिल करने में वर्ण सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो हम अभी बताए थे कि आर्थिक समृद्धि यानी समृद्धि, वृद्धि और विकास। तो उसमें स्पेसिफाइड रूप में पूछा है आपको कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने में वर्ण जो है महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला हम लोग का है कि पितृसत्तात्मक की व्यवस्था, ये 2020 का निबंध है। ये महिला समानता और सामाजिक समानता की बात करता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद विषमता का सबसे प्रभावी संरचना है। यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है वो हमारे समाज में नज़र बहुत कम आती है, लेकिन विषमता का सबसे व्यापक रूप है। क्यों नज़र में कम आती है? क्योंकि हमारे समाज ने इसको मान लिया है कि पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, महिलाएं उसकी सेवा करने के लिए पैदा हुई, सामाजिक स्वीकार्यता इसको दे दिया गया है, इसलिए हमको व्यवस्था नज़र में बहुत कम आती है, लेकिन विषमता का सबसे प्रारूप यही है। अगला है कि पक्षपात पूर्ण मीडिया, ये 2019 का प्रश्न है कि पक्षपात पूर्ण मीडिया लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। अगला है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन का कारण है। अब देखिए हेल्थ और एजुकेशन, दोनों चीज़ में हेल्थ और एजुकेशन को मिला के पूछा गया है कि हेल्थ और एजुकेशन जो है भारत में इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस यानी भारत का आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है भारत में, इस दोनों के कारण की समस्या है। तो हम देख सकते हैं। अगला है एआई पे टॉपिक कैसा 2019 का निबंध में कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्थान भविष्य में रोजगार का खतरा अथवा
पुनः कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार का सृजन का अवसर। यानी ये बात सीधा सीधी कहता है कि एआई का उत्थान करके या तो आप बेहतर रोजगार पाइएगा, नहीं तो फिर आपके अंदर समस्या उत्पन्न होगी। यानी आप अकुशल मजदूर पैदा कीजिएगा, फिर एआई के बाजार में आप पीछे रह जाइएगा। अगला जलवायु परिवर्तन संबंध 2018 का है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्र भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें। यानी भारत जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति उतना भेद नहीं हो, उतना भारत पे प्रभाव नहीं पड़े, उसके लिए भारत ने क्या क्या सरकार नीति लानी चाहिए, वैकल्पिक तकनीक क्या अपनाना चाहिए, उसकी चर्चा इसमें करना था। अगला है असमानता और गरीबी पे कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। तो हम देख सकते हैं कि ये गरीबी और असमानता से कहीं भी गरीबी और असमानता होगी तो फिर आपको होगा। अगला है भारत के सीमा विवाद का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। तो ये आंतरिक सुरक्षा संबंधित कार्य है कि यदि सीमा जो विवाद है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरा है। अगला महिला सशक्तिकरण संबंध 2017 और 16 दोनों निबंध पूछा है। भारत में नए युग की नारी एक परिपूर्णता की मिथक है। शीर्षक का टॉपिक क्या है कि भारत में नए युग की नारी परिपूर्णता की मिथक है। मतलब भारत जो आधुनिक युग में जो नारी के पास सामाजिक समानता, भेदभाव से कमी होना चाहिए, समाज के विभिन्न वर्गों से अर्थव्यवस्था, राजनीति, लोकतंत्र में उसकी इतनी भागीदारी ही होनी चाहिए, वो भारत में परिपूर्णता रूप में नहीं होगा। ये एक मिथक है, सिर्फ कहावतें बनकर रह जाएगी, वास्तव में नहीं हो पाएगी, इसका शीर्षक है। अगला है स्त्री पुरुष के समान सरोकार को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। ये हमारे जो विवेकानंद जी हैं उनका स्टेटमेंट है। यदि समाज में आप विकास करना चाहते हैं तो दोनों पंख से उड़ान भरना चाहिए। यदि एक पंख को काट दिए जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह समाज के विकास में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी समान रूप में होना चाहिए। तो उसी बात पर 2016 का निबंध था यूपीएससी का कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। यानी समाज में महिलाओं की भागीदारी की बात ये चर्चा करता है। उसी में 2016 वाला निबंध है, एक निबंध है कि साइबर स्पेस और इंटरनेट, इस पे बारे में पूछा गया है। अगला है डिजिटल अर्थव्यवस्था 2016 में ही। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक और थीम हैं, कुछ चीज़ें छोड़ दिया जाए तो यदि आप ये 20-25 जो थीम हम लोग का है, इस थीम पे आप तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है एक ओवरऑल सभी विषय वस्तु पे बेहतर निबंध लिख सकते हैं। और इस 20-22 टॉपिक पे पीआईक्यू को देखते हुए आप एक बेहतर कंटेंट मसाला तैयार रखिए, ताकि रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपको कोई भी रेसिपी मांगते हैं तो 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। उसी तरीक़ा से इस थीम पे यदि आप मसाला तैयार रखते हैं तो बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ किसी भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखने आएगा, आप इस मसाला का प्रयोग करके बेहतर निबंध लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पहले बीपीएससी के बहुत सारे लोगों का डिमांड है, तो हम लोग पहले कल से कहावत वाले निबंध का शुरुआत करेंगे। और कहावत वाले निबंध में हम पहले कुछ पीवाईक्यू का जो है सिनॉप्सिस बना के और उसका जो है आपको डिस्कशन कराएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो कल से हम लोग पहले उस पर टॉपिक करेंगे। और ये जो इतने टॉपिक अभी हम बताए हैं, इस पे भी आपको नोट्स, डिस्कशन सारे आपको धीरे धीरे अभी से लेके एग्ज़ाम तक में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं आपको नए विषय और नए थीम के साथ। तब तक अभ्यास करते रहिए, लिखते रहिए। और मेरे जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को हमेशा याद रखिए कि सिलेक्शन के लिए बीपीएससी और यूपीएससी या किसी भी जिसमें लिखित परीक्षा है, उसके लिए इस आयाम को याद रखिए कि लिखना ही मोक्ष है, लिखना ही मोक्ष है, बाकी सब माया है। यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर आप उसमें जितना लिखिएगा उतना जल्दी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। नहीं तो फिर ये बीपीएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विस माया रूपी बाजार है। आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर इसमें आप भूलते रहिएगा, खोजते रहिएगा, बार बार प्रीलिम्स मेंस का चक्कर आपका फंसते रहेगा। तो लिखने का अभ्यास करते रहिए और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अपने एक मार्ग और आगे बढ़ाइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।